हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस बैलेंस। अभी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें भी 1 से 2-3 लेक्चर आई थिंक और आएंगे, कुछ पीसीआर वगैरह सब मिला मिलू के। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस बैलेंस। एक कमेंट आया था वीडियो में, ठीक है, कि एसिड बेस बैलेंस पढ़ा दीजिए, तो सोच रहा हूँ चलो इसे पढ़ा देता हूँ एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके 3 लेक्चर आएंगे एसिड बेस बैलेंस के ऊपर। पहला लेक्चर आज, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी रेगुलेशन, फिर आपका कुछ रीनल वाला सिस्टम देखेंगे, है ना, रीनल रेगुलेशन। ठीक है, चलो आज क्या है बेसिक और कुछ समझेंगे बफर वगैरह क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं ब्रोस्टेड-ल्यूरी एसिड बेस थ्योरी, जो हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं। पहले एसिड क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को डोनेट करें, है ना, और बेस क्या होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करें। सिंपल है ना, सिंपल सी आ रही है। ठीक है, एसिड एंड बेस, अगर सिंपल सा बोलूँ कि ये H पॉजिटिव A नेगेटिव एक मॉलिक्यूल है, उसने H पॉजिटिव लूज़ कर दिया, दिख रहा है आपको, और A नेगेटिव ये रहा, है ना, A नेगेटिव ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप बोलोगे ये एक एसिड हुआ, ये एक एसिड हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन लूज़ कर रहा है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे पता लगेगा, एरो से। एरो देखो, एक है ना, एक पूरा टूट गया है, पूरा डिकम्पोज हो गया है, पूरा डिसोशिएट हो गया है, पूरा डिसोशिएट हो गया है। तो 100% डिसोशिएट कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लो। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, वो टूटा सेम उसकी तरह H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। यस, इट इज़ एन एसिड बट नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों, क्योंकि 100% नहीं टूटा है। आप देख रहे हो कि कुछ हिस्सा टूटा है, इस तरफ एरो है, और कुछ हिस्सा अभी इस तरफ वापस बन रहा है। मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल स्टार्टिंग में थे, तो कुछ समय बाद मान लीजिए 60 बचे, 70 बचे, 100% नहीं टूटा है। समझ में आ रहा है क्या, तो वो वीक एसिड हो गया। तो वीक एसिड एरो देख के आप समझ जाओगे यार ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक एसिड हो गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको घुमा के देखो और समझो, अगर मैं पूछूँ आपसे ये मॉलिक्यूल क्या है, एसिड या बेस, आप बोलोगे एसिड, और वी कैन से वीक एसिड बिकॉज ये पूरा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। क्यों एसिड क्यों बोला, बिकॉज हाइड्रोजन लॉस हो रहे हैं, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। ये देखो इधर एरो गया, हाइड्रोजन लॉस हुए। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो, एक बार देखना चाहोगे, देखो इस मॉलिक्यूल को देखो और एरो इस तरफ जा रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, बताओ क्या बोलोगे इसको, आप बोलोगे तो बेस है। क्यों, क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और ये बना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये बेस है ना। तो हर वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है, हर एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि सपोज करो ये एक एसिड है, वीक एसिड है H2CO3। ठीक है, अब ये जब डिसोसिएट हुआ तो H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये आपका वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, वीक एसिड है। बट HCO3 नेगेटिव क्या है, उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है। बेस क्यों है, बिकॉज ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, वापस से बना देगा। ठीक है, तो वीक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। आगे चल के देखेंगे बफर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड होता है। चलो, हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत वेरी है, बहुत वेरिएबल है। ब्लड में तो सही है, ठीक है, आपके गैस्ट्रिक जूस में ज़्यादा होता होगा हाइड्रोजन आयन, आपके पैंक्रियाटिक जूस में कम होता होगा, है ना, क्योंकि वो एल्कलाइन होता है। तो मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर मैं मोल पर लीटर में देखूँ, पैंक्रियाटिक जूस की कितनी है, 0.00000, मतलब कुछ 10⁻⁻⁹ कुछ, और गैस्ट्रिक जूस में कितनी, 10⁻⁻²। अब बताओ ये बोलना कंफर्टेबल है क्या, आप बार बार बोल रहे हो, आपसे पूछ रहे हैं पैनक्रियाटिक जूस की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताओ, तो आप बोल रहे हो 0.0000001। अरे कितने जीरो हुए, बेकार है ना, कंफर्टेबल नहीं लग रहा बोलने में, है ना। तो क्या करा, इस चीज़ को मैंने पीएच स्केल में लाना सही समझा। पीएच स्केल में क्या करा, पीएच इक्वल्स टू माइनस का लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉग 10 बेस की बात करता हूँ मैं। ठीक है, हमेशा बेस 10 की बात मैं लिख नहीं रहा, हटा रहा हूँ। ठीक है, लॉग बेस 10 की ही बात होगी हर जगह। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं 0.01 बोल रहा था, इसका मतलब क्या है, पीएच क्या होगा, माइनस का लॉग 10⁻⁻²। ये -2 क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, और कितना निकल गया, +2 निकल के आ गया। आप कितना आसान है बोलना, पीएच कितना है, +2। मतलब अगर मैं किसी का पीएच +2 बोल रहा हूँ, इससे आप क्या समझ रहे हो कि उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻² या फिर 0.01 होगी। समझ में आ रहा है आपको, मतलब मैंने इतना मुश्किल चीज़ को एक सिंपल वैल्यू में बोल दिया। सपोज मैंने बोला किसी की पीएच की वैल्यू +9 है,
इसका मतलब उसके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी बताओ, 10⁻⁻⁹ या फिर वही 0.0009। बात तो एक ही है, इतना तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने इस इतने मुश्किल चीज़ को मैंने उसको सिंपल वैल्यू में दे दिया, 1 to 14 की वैल्यूज़, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। हाँ, अब यहाँ पे होता है आर्टरियल ब्लड, है ना, आर्टरी इसमें क्या नाम है, ऑक्सीजन ब्लड होगा, ठीक है ना, और एक होता है वीनस ब्लड। तो उसको तो पीएच जब नापा गया तो वो कितना निकल के आया, एक रेंज में निकल के आया। हर चीज़ बायोलॉजिकल सिस्टम में रेंज होती है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स वैल्यू होती है, नहीं, उस रेंज में सब कुछ सही है, उस रेंज से कम ज़्यादा होगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लड का पीएच तो आप ये बताओगे, ठीक है। जब तक वो स्पेसिफिक ना बोले कि वीनस, तो आपको ये बताना पड़ेगा कितना, 7.35 से 7.45 किसका, ब्लड का पीएच, मोर स्पेसिफिकली आर्टरियल ब्लड पीएच, ठीक है। अगर उससे कम हो गया, आप सोचो 7.3 से कम हो गया तो एसिडीमिया हो जाएगा। एसिडीमिया मतलब क्या, एसिडिक पीएच हो जाएगा ब्लड में, ईमिया माने ब्लड में, ठीक है। और एल्कलीमिया माने क्या होता है, जब 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा एल्कलीमिया। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा होगा। इसका एक सिनोनियम वर्ड, एक मोर इंटरचेंजेबल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, एसिडीमिया माने एसिडोसिस और एल्कलोसिस। वैसे अंतर होता है दोनों में, बट बुक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा भी तो मोर इंटरचेंजेबल मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब मेरी बात समझो, एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। एसिडोसिस एक प्रोसेस है जिससे एसिडीमिया होता है, एक प्रोसेस को बताता है, वो छोड़ो उसको, ठीक है। अब आ जाओ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये वीनस बता दिया, ये बता दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारी जो बॉडी है, हम लोग कितना कुछ इनटेक करते हैं डाइट्री में कुछ खाना खाते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर एसिड भी जाता होगा और एल्कलाइन भी जाता होगा। मतलब एसिड चीज़ भी खाते हैं हम लोग, कुछ खाना खा रहे हो तो खाने में आपको कुछ एसिड वाला कंपोनेंट भी है, कुछ बेस वाला कंपोनेंट, एल्कलाइन कंपोनेंट भी है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरे दिन भरे में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक सोर्सेज ऑफ एसिड होते हैं। मतलब कि मान लो है ना, आपने खाया कोई ऐसा अमीनो एसिड, आपने ऐसा प्रोटीन खाया सल्फर कंटेनिंग, नाम पता है ना, मेथियोनिन वगैरह, ठीक है, कंटेनिंग अमीनो एसिड खाया। तो जब उसका कैटाबॉलिज्म हुआ तो उसका सोर्स निकला H2SO4। तो H2SO4 बताओ क्या होता है, बताओ, एक एसिड होता है ना, एक एसिड होता है, तो वो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाया कोई ऐसा अमीनो एसिड लाइक लाइसिन, ये तो बेसिक वगैरह, अर्जिनिन, लाइसिन, अर्जिनिन, तो वहाँ से निकला बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या है, ये तो एल्कलाइन है, तो मतलब आप दिन भरे में बहुत कुछ खा रहे हो, कुछ एसिड चीज़ें भी खा रहे हो, एसिडिक चीज़ें भी खा रहे हो, HCl वगैरह कुछ चीज़ें आ रही हैं बॉडी के अंदर, और कुछ बेसिक भी आ रही हैं बॉडी के अंदर। बट ओवरऑल नेट कितना आता है, नेट एंडोजीनस, यहाँ लिखा भी होगा यार मैंने, कहीं तो लिखा होगा, ये रहा, नेट एंडोजीनस एसिड प्रोडक्शन होता है 70 मिली इक्विवेलेंट। यानी कि आप दिन भरे में आपकी बॉडी एसिड से भी इनकाउंटर कर रही है, आपकी बॉडी एल्कलाइन से भी इनकाउंटर कर रही है, बट बॉडी के अंदर मोर और लेस क्या पहुंचता है, एसिड ज़्यादा आता है, बिकॉज एल्कलाइन आपका स्टूल में, फीसिस में निकल जाता है बहुत सारा, ठीक है। समझ में आ रहा है या, फीसिस में निकल जाता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ हो गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर दिन भरे में नॉर्मल कंडीशन में भी कुछ एसिड पहुँच रहा है। अगर वो एसिड पहुँच रहा है, एसिड मतलब H पॉजिटिव आयंस पहुँच रहे हैं, तो मेरे ब्लड का पीएच, मेरी बॉडी का पीएच वो ख़राब कर देंगे। भाई सिंपल सी बात है ना, पीएच क्या है, पीएच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और जब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेरी बॉडी में डेली आ रही है, हम खाना खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरा पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरी बॉडी का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, बिकॉज इसके पीछे रेगुलेशन है ब्लड पीएच का। पढ़ाऊंगा आपको बफर का, रेस्पिरेशन का, आपका रीनल का पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मान लो कुछ वॉलेटाइल एसिड है लाइक इसका, ये तो आपका सिंपल टूटेगा और आपका किस में है ना, सिंपल CO2 में निकल जाएगा, इसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हमारी दिक्कत है ये वाले हाइड्रोजन आयन, इनको अभी चलो ठीक है, मतलब कहने वाली बात इतनी सी थी कि हमें हमारी बॉडी में डेली, ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान ने जितने आयन दिए, हाइड्रोजन दिया, उतना ही रहता है, नहीं, हम डेली खाते भी हैं बहुत कुछ, ठीक है। उससे मेरे ब्लड का पीएच चेंज हो सकता है, बट नहीं होता है बिकॉज ऑफ सम मैकेनिज्म, है ना, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा जो आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए होगे, ठीक है। बफर क्या होता है, ठीक है, बफर क्या होता है, जितना काम का है, डिटेल में नहीं इतना, लेकिन हाँ जितना भी आपको समझा सकूँ मैं, जितना काम का है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो।
बफर क्या है आपका, कोई ऐसा सोल्यूशन है, क्या है बफर, कुछ भी नहीं है, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है जो कि पीएच के चेंज को है ना रजिस्ट करता है। कि मान लो ब्लड का पीएच कितना है 7.45 है मान लिया से 7.35, तो अगर मैं थोड़ा सा एसिड डालूँ इसमें, एसिड स्ट्रॉन्ग या फिर बेस, कोई बेस डालूँ, लेकिन फिर भी ये पीएच चेंज नहीं होगा इस रेंज के बाहर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बफर। अब कैसे हो रहा है बताऊंगा। तो बफर क्या है, लिखा देखो क्या है, पता भी आपको होगा, मुझे पता है, रजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड होगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए, अगर मैंने किसी सोल्यूशन में थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो पीएच कम हो जाना चाहिए, बेस डाल दिया तो पीएच बढ़ जाना चाहिए, बट ड्यू टू बफर वो चेंज नहीं होता है, हमारा पीएच कांस्टेंट रहता है, हमारा पीएच कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बफर है क्या, वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन आपका वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का है। कहीं बात करी थी हमने स्टार्टिंग लेक्चर में, देखो अगर मैंने बोला ये एक आपका एक सोल्यूशन है, एक बफर है जिसमें क्या है H2CO3 टूटा, H पॉजिटिव में HCO3 नेगेटिव में। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, ये देखो ये तो एसिड होगा, एसिड वीक है स्ट्रॉन्ग, आप बोलोगे वीक बिकॉज ऑफ 2 एरोज, है ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और ये क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस हुआ, तो ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो मैंने क्या बोला इसको, आपका ये क्या है, आपका एक बफर है। क्या काम करे, कैसे काम करेगा डिस्कस करेंगे, बट अभी समझो। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं, आपको पता होगा ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, के इक्विलिब्रियम इन आयनिक कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इस आयन कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे तो करते थे यार, याद है, ऐसा कुछ K1 K2 डिवाइड बाई K3 करके आ रहे होगे आप केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह में, पता है आप लोगों को, है ना। अब एसिड के लिए तो मैं के इक्विलिब्रियम को Ka लिख देता हूँ, एसिड की बात चल रही है, Ka लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करो, हाइड्रोजन को एक तरफ कर दो, हाइड्रोजन को एक तरफ कर दो। आपको डेरिवेशन करनी नहीं है, बट मैं दिखा देता हूँ एक बार, क्या दिक्कत है, दिखा दूंगा तो, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और मल्टीप्लाई में है ये तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉग H पॉजिटिव, लॉग Ka और प्लस में लॉग H2CO3 और HCO3 नेगेटिव, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या हुआ, माइनस का लॉग H पॉजिटिव क्या हुआ आपका PH होता है ये तो, और माइनस का लॉग Ka क्या होगा, Pka होगा। और मैंने इस माइनस को प्लस कर दिया सो दैट ये वाली वैल्यू ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, वो प्लस हो जाएगा फिर। H2CO3 पहले ऊपर था, अब नीचे आ गया, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन याद रखनी है। अगर मैं आपसे कंपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये ऊपर क्या है, ऊपर आपका एसिड है, बेस है, आप बोलोगे ऊपर एसिड है, वीक एसिड है, और नीचे क्या है उसका कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है, मतलब कि एसिड बाय बेस, ऐसे याद रखना, एसिड बाय बेस, एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसे बोलते हैं हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन। इसमें थोड़ा बहुत आगे चल के 2-3 पॉइंट और बताऊंगा, बट अभी इसको समझो, इसको अडेप्ट करो, इसको देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बफरिंग कैपेसिटी क्या है, मेरी बात समझो। बफरिंग कैपेसिटी क्या है कि कोई भी बफर कितना एबिलिटी कितनी है उसके अंदर कि वो पीएच चेंज को रजिस्ट कर सके, कितनी कैपेसिटी है ना। एक बफर ज़्यादा कर पा रहा है, एक बफर कम कर पा रहा है, ठीक है। ये किन बातों पर डिपेंड करता है, नाम से ही क्लियर है यार, बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग क्या होता है, चेंज इन पीएच को रोक सके, कौन कितना ज़्यादा रोक सके, तो वो कैपेसिटी हो गई उसकी, ठीक है, एबिलिटी हो गई उसकी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा बफर के कंसंट्रेशन पे। मैंने बोला एक बफर की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है, एक्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाई बफर से, तो एक्स जो है ज़्यादा ताकतवर होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है यार, इसमें दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है ये तो, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा है तो अच्छे से करेगा काम, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है। और दूसरा pKa ऑफ बफर, मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, pKa क्या है, ये है pKa मतलब कैसे बताओगे pKa, कि pKa इज इक्वल टू pH ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बराबर हो गई, एसिड और बेस की कंसंट्रेशन 1:1 हो गई, बराबर हो गई। मतलब एसिड और बेस बराबर, कट जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो pKa कितना आ गया, pH के बराबर आ गया। थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा आप लोगों ने तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, वरना ठीक है, मुझे कमेंट बता दो, मैं समझा दूंगा अगर आपको नहीं आ रहा। मुझे लगता है कुछ बातें आसान हैं, आ जाती हैं, ठीक है।
चलो अब मैंने क्या बोला, पीके पे कैसे डिपेंड करता है। अब वैन देखो मैंने क्या बोला, एक बफर का पीके वैल्यू कितनी है, 6.1 है, 6.1 है। तो उसकी जो कैपेसिटी है, बफर कौन से पीएच पे अच्छा काम करेगा, वो 5.1 से लेके 7.1, यानी कि जो पीके वाला जो पीएच है, पीके की जो वैल्यू है उसका +-1 कर दो, उस रेंज का जो पीएच होगा उसके चेंज को वो बचा लेगा। अब मैंने बोला कि मैंने इस पीके वाले बफर को मैंने डाल दिया पीएच में जिसका पीएच है 2, क्या काम करेगा बफर अच्छे से? आप बोलोगे नहीं करेगा। जो अच्छा काम करेगा वो +-1 में काम करेगा, ठीक है, +-1 में काम करेगा, ठीक है। चलो देखेंगे आगे चल के। और हाँ, अब बफर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होता है, ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो वहाँ पे आप देखोगे यार बाइकार्बोनेट्स मेजरली यही होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट्स वगैरह देखोगे आप, है ना, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट देखोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब मेजरली क्या होंगे, ये होंगे। बाकी आपके फॉस्फेट भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह भी होगा, ओके। ICF सेल के अंदर फॉस्फेट बफर इज द मेजर बफर। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज यार फॉस्फेट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर, ठीक है। तो मैंने बोला ना कंसंट्रेशन फ़र्क पड़ता है। ये देखो फॉस्फेट बफर बाहर भी हैं, बट बाहर इतने मेजर रोल प्ले नहीं कर रहे बिकॉज उनकी मात्रा बड़ी कम है ना, तो वहाँ पे बाइकार्बोनेट रूल करेंगे, बट यहाँ पे फॉस्फेट बफर रूल करेंगे, प्रोटीन बफर थोड़े बहुत हैं, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपके ब्लड बफर में हीमोग्लोबिन भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है, वो सब पे काम करेंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन। अभी तक क्या था, अभी तक तो कुछ ऐसी बातें बता रहा था मैं आपको, कुछ जो आपको आनी चाहिए, बेसिक बना रहा था। अब रेगुलेशन पे आते हैं, ठीक है। जो चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, एसिड बेस बैलेंस ना, बैलेंस कि थोड़ा सा एसिड बॉडी मैंने खा लिया, बेस बॉडी में पहुँच गया, तो बॉडी कैसे उसको एडेप्ट करेगी, ठीक है। चलो रेगुलेशन, तो इसके लिए हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है। बॉडी पहले एकदम से क्या करती है, ब्लड बफर होता है, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो सेकंडों में होगा लेकिन टेम्पररी होगा। कुछ बातें मैं बोल रहा हूँ लिखी नहीं है बट सुनो, है ना, जैसे तो बोल रहा हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, जो ये वाला ब्लड बफर है ना, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये आपके हाइड्रोजन आयन को ना तो एलिमिनेट नहीं करता है, एलिमिनेट बॉडी से हटाएगा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया है, उसको बाहर नहीं निकालेगा, उसको बस कैसे भी करके कुछ ऐसा कर देगा कि पीएच नहीं बढ़ेगा, मतलब टेम्पररी इलाज करेगा। हाइड्रोजन बॉडी से बाहर निकाल दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो टेम्पररी काम करेंगे वो रेस्पिरेटरी करेगा और फिर रीनल करेगा। तो जो आज की क्लास जो हम डिस्कस करेंगे ब्लड बफर पे करेंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई या बेस आ गया तो उस टाइम पे बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी कि पीएच चेंज ना हो ब्लड का, ठीक है। चलो वो देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पहला है आपका बफर सिस्टम ही होता है इसके अंदर। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, बफर, ठीक है। तो बफर में पहला पढ़ते हैं हम बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कहाँ पर मेनली काम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है, वो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बफर में, ठीक है। क्यों, आई डिस्कस कर लेंगे, क्यों मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक इक्वेशन लिखूं और आपको शायद कंफर्टेबल भी हो इससे, वीक एसिड है ये, है ना, ये 2टा कॉन्जुगेट बेस है, क्या मैं इसको बफर बोल सकता हूँ? बफर की डेफिनेशन क्या होती है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही क्वेश्चन लग रही है, तो ये बफर है, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, जब आपने नॉर्मल पीएच पे, ब्लड का जो पीएच होता है 7.40 मान लो, वैसे रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45 के बीच की रेंज होती है। जब मैंने एक सेकंड रुको ना यार, मैं थोड़ा पढ़ाना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली बफर कैसे काम करेगा, देख लें एक बार जल्दी से। मान लो किसी वजह से H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, H पॉजिटिव बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, एसिड आया बॉडी के अंदर। अब मुझे इसको सही करना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड आया, मैंने H पॉजिटिव बढ़ गया, तो ये H पॉजिटिव बढ़ गया तो क्या होगा, ये H पॉजिटिव आएगा और HCO3 नेगेटिव से कंबाइन करा और क्या बना दिया, बताओ, फॉलो करो मेरे को, देखो जहाँ मैं लिख रहा हूँ, क्या बना दिया, H2CO3 बना दिया, एक वीक एसिड बना दिया। वीक एसिड का पीएच बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। मतलब जो ये वाले H पॉजिटिव थे, इसका सोर्स क्या था, आप बोलोगे इनका सोर्स था कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आया था, स्ट्रॉन्ग एसिड आया, वो टूटा, H पॉजिटिव आयन बने,
और वो जाके चलेगा HCO3 नेगेटिव पे और बन गया वीक एसिड। मतलब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट करा दिया कहीं ना कहीं उसके हाइड्रोजन को वीक एसिड में, और पीएच चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच चेंज करता बट वीक एसिड इतना चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यहाँ पे ये वाला मैकेनिज्म कितना अच्छा काम करेगा ये डिपेंड करता है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए HCO3 नेगेटिव की। आप बोलोगे क्यों भाई? क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे मान लो इसके मॉलिक्यूल हैं 20 और इसके मॉलिक्यूल है 5, तो ये कंबाइन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला इसके मॉलिक्यूल है मान लो 2 और ये हैं 5, अब कंबाइन कर सकते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं ये तो कम ही है, 2 करेंगे 3 रह जाएंगे, तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। तो मतलब कॉन्जुगेट बेस तो ज़्यादा होना चाहिए। पता नहीं कैसे बता पा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो जब मैंने फिजियोलॉजिकली जाना कि HCO3 नेगेटिव और H2CO3 का रेशो कितना है, तो निकल के आया 20:1। 20:1 मतलब अगर ये 20 है तो ये 1 है। कितना बड़ा डिफरेंस है ना। तो ये अच्छा है कि मेरा बेस ज़्यादा है, मेरा बेस ज़्यादा है, कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है ये, ठीक है। बूम, समझ में आ रहा है क्या? नॉर्मल वैल्यू की बात करें 22 से लेके 28, ये रेशो है, ये वैल्यू है इसकी, है ना, ये वैल्यू है। तो ये दिखाता है आपका एल्कली रिजर्व। एल्कली रिजर्व इसका मतलब, मेरी बात समझो, एल्कली रिजर्व से मतलब क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, एल्कली रिजर्व। रिजर्व क्यों बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। एल्कली है ना, बेस है ये, ठीक है। तो इसको एल्कली रिजर्व ज़्यादा है इसका, ठीक है, ज़्यादा है। क्यों? 20 गुना ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं बोलूँ आपका pH इज टू में क्या होता है, pK प्लस में लॉग क्या है ये बेस, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, HCO3 नेगेटिव क्या होता है, अगर मैं बोलूँ H2 या ना बेस बाय एसिड, है ना, ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। अब HCO3 नेगेटिव की वैल्यू कितनी होती है, 22 से 28, है ना, 22 से 28, ठीक है। और जो H2CO3 है वो कैसे निकालते हैं, 0.03 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, CO2 का, ऑक्सीजन का यार, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों ही होगा, CO2 का होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg, 0.03 मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.2, है ना, ऐसा कुछ मिलीमोल पर लीटर, ऐसा कुछ निकल के आती है। पर वैल्यू याद नहीं करनी, आगे चल के मैं करा दूंगा आगे चल के। बट मेरी बात समझो, हो क्या रहा है यहाँ पे कि मेरा मतलब क्या है एल्कली रिजर्व से, कि ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, 20 टाइम्स ज़्यादा है। तो अच्छी बात है ना कि जो एसिड आएगा H पॉजिटिव आएगा वो, ये मैं चलो समझाता हूँ। सपोज़ करो ये एक बफर है, सपोज़ क्या बफर है ही, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आया। अब जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड आया ये चाहेगा कि मैं पीएच चेंज करूँगा, मैं पीएच चेंज करूँगा, तो ये टूटा, तो देखो टूटा, डिसोसिएट हुआ, सारा टूट गया H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, है ना। तो जो H पॉजिटिव थे, ये जाके कंबाइन करे इससे, है ना, और कहाँ चलेगा रिएक्शन, इस तरफ चलेगी रिएक्शन, H2CO3 बन गया। पढ़ा है ना ली चैटलियर प्रिंसिपल, कि जब ये वाली कंसंट्रेशन H पॉजिटिव बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट साइड चली जाएगी, है ना यार, पता है, ठीक है। तो HCO3 नेगेटिव अब क्या हुआ, ये इससे कंबाइन करे, ये इससे कंबाइन करे। अब जब ये इससे कंबाइन कर रहा है तो ऐसा ना हो कि ये ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो HCO3 नेगेटिव ख़त्म हो जाए, बट यहाँ पे हमारे पास अच्छा खासा रिजर्व है 20:1, है ना। अगर फिर भी कम होगा तो किडनी काम करेंगी, आगे चल के देखेंगे, है ना, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, हो जाएगा। तो मज़े की बात क्या आती, देखो जो H पॉजिटिव आयन HCl से निकले उनको क्या कन्वर्ट कर दिया, वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कन्वर्ट हो गया वीक एसिड में, उसके हाइड्रोजन आयन, तो पीएच चेंज नहीं हो पाया। बट क्या हाइड्रोजन आयन एलिमिनेट हुए, आप बोलोगे नहीं हुए, एलिमिनेट नहीं हुए, वो एक अलग स्टोरी है। तो ये टेम्पररी, मैंने बताया था आपको यार, कहीं लिखा था, ये आपका सेकंडों में होता है, बट हाइड्रोजन एलिमिनेट नहीं होते हैं यहाँ पे। ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपका बस थोड़े समय के लिए सोल्यूशन है कि हाँ, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन, आपका रिनल काम करना पड़ेगा। चलो मान लो एक बेस आया तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये OH बेस जो है ये क्या बनाएगा, इससे पानी बन जाएगा,
और वो न्यूट्रल हो गया, है ना, वो न्यूट्रल हो गया। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे बफर काम करता है। आगे देखो, अब मान लो एक फॉस्फेट बफर है। ये फॉस्फेट बफर आपका ECF में तो कुछ नहीं है। देखो ये लिखा था मैंने, ये देखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइकार्बोनेट डोमिनेंट है, बट इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर फॉस्फेट डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी फॉस्फेट की सेल के अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके। एक चीज़ रहेगा यार, देखो, ठीक है, पी के वैल्यू कितनी 6.1 होती है। ठीक है, अगर मैंने बोला आपसे कि फॉस्फेट बफर सिस्टम की पी के वैल्यू 6.8 है, तो मुझे बताओ इसकी बफर कैपेसिटी कितनी से कितनी हो सकती है? +-1 कर दो कि कहाँ से कहाँ बताओ, 5.8 से लेके 7.8 कैपेसिटी है। और जो ब्लड का पीएच कितना होता है बताओ, 7.45 से 7.35, है ना। तो ये कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता है? बिकॉज ऑफ व्हाट, इसकी क्वांटिटी कम होती है। बफर कैपेसिटी देखो डिपेंड किस पे करती है, लिखा था मैंने, कंसंट्रेशन पे। तो कंसंट्रेशन कम होती है इसकी। कितनी होती है? 4:1। वहाँ कितना था? 20:1 थी पिछले बार में बाइकार्बोनेट्स में। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं है यार, ये बफर है, ये बफर है। तो कोई एसिड आया तो H पॉजिटिव ये जाके इससे मिल लेगा और वो वीक बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि वीक बन जाएगा। तो H पॉजिटिव को बस ट्रैप करते हैं, मेरी बात सुनो, सिर्फ ट्रैप करते हैं। यहाँ पे कोई एलिमिनेट नहीं कर रहा है, कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के हाइड्रोजन को वीक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब कुछ प्रोटीन्स होते हैं यार, आपने देखा होगा प्रोटीन्स में ऐसा होता है ना यार, देखा है आपने, एक N टर्मिनल होता है, अमोनिया लगा होता है, एक यहाँ पे COH लगा होता है, अमीनो एसिड। यार अमीनो एसिड में देखा होगा। अब जो प्रोटीन है यानी कि अमीनो एसिड हैं, अगर मान लो एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, तो जो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो इसका जो ये वाला टर्मिनल जहाँ पे ये होता है, अमोनिया लगी होती है, नाइट्रोजन लगा होता है, वो उस एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव लेके बेस बन जाते हैं, बेस बन जाते हैं। तो वो मीडियम बैलेंस हो गया, है ना। अगर मान लो मीडियम बेसिक है, बेसिक है, तो जो उसका C टर्मिनल होता है, COH वाला, वो H पॉजिटिव लूज कर देता है ना, H पॉजिटिव लूज कर देता है, तो प्रोटीन आपका बेस बन गया, एसिड बन गया, सॉरी। तो मतलब कहने वाली बात इतनी सी है कि एल्कली मीडियम में, मतलब एल्कलीन मीडियम में प्रोटीन एसिड बन जाएगा और एसिडिक मीडियम में प्रोटीन एक्ट एज अ बेस। समझ में आ रहा है क्या? यार पढ़ा होगा ना ज़्यूट्राइन वगैरह कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। क्यों? एसिडिक मीडियम में जो N टर्मिनल में ये बेस देखो बन गया और एल्कली मीडियम में देखो ये एसिडिक बन गया। समझ में आ रहा है? तो वो बैलेंस आउट कर ले रहे हैं, बैलेंस आउट कर ले रहे हैं। बट आपको मेजरली समझ में आपको इतना ही आना चाहिए था। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगा उसमें, रेस्पिरेशन की, फिर हम बात करें रिनल की। ठीक है, फिर एक साथ कंपेयर कर लेंगे सब कुछ कि कैसे काम चल रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया हो। कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे बताना। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।